हेलो गाइज, आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेकर आई हूँ दिगंत भाग 1 क्लास 11 बिहार बोर्ड काव्य खंड में पाठ 9 गालिब, जो त्रिलोचन जी की एक सोनेट है। आज हम उसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं? सारे पर्व बीत गए, सारी मस्ती भी हो गई। अब आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं बहुत नज़दीक हैं। अच्छे से आपकी तैयारी होगी तभी आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। इसीलिए अब ये 2-3 महीने जो बच गए हैं आपके, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो क्लासेस भी, सेल्फ स्टडी सभी इसी में सिमट के रहेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे पहले के वीडियो में हमने गालिब जी की कविता को देखा था, जिसमें हमने कवि परिचय देखा था त्रिलोचन जी का, और कविता परिचय भी देखा था, उसकी व्याख्या भी देखी थी, और सोनेट का क्या स्वरूप है वह भी हमने देखा था कि सोनेट क्या होता है। नहीं, 14 पंक्तियों की एक विशेष प्रकार की कविता होती है ये, जो कि एक निश्चित तुकबंदी में होती है। ठीक है, आप पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर इसकी व्याख्या आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने उसका वर्णन किया है। तो चलिए, अब हम पहले फिर से एक बार कविता को देख ले। यही हमारी कविता थी गालिब, जो कि त्रिलोचन जी की एक प्रमुख रचना है। यह एक सोनेट है। सोनेट इटली से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा गीत। यानी कुछ ये पद्य का एक स्वरूप होता है, कविता का एक स्वरूप होता है जो 14 पंक्तियों का होता है। आप गिन के देखिए, इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं। और इसमें एक और विशेष नियम होता है कि 8 पंक्ति के बाद यहाँ पर एक मोड़ आता है। ठीक है, यह भी एक सोनेट का एक स्वरूप है। तो हमने पिछले क्लास में इसकी व्याख्या देखी थी, और पिछले क्लास में हमने त्रिलोचन जी का परिचय भी देखा था। तो आप जाके पिछले वीडियो में इसे देख लीजिएगा अच्छे से। अच्छी तरह से मैंने इनका परिचय दिया हुआ है। अब आज की इस क्लास में हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। आप यहाँ पर देखिए, अभ्यास में आपके सोनेट के साथ यानी कविता से संबंधित जुड़ी हुई कुछ प्रश्न हैं, कुछ व्याख्याएं हैं, अर्थ वाले प्रश्न भी हैं, स्वप्रसंग व्याख्या वाले भी प्रश्न हैं, और सोनेट के आसपास की कुछ जानकारी आपको एकत्र करने कही गई है, जो कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी आप अपने इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए जुटा सकते हैं। उसके बाद व्याकरण पोर्शन में भाषा की बात, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी दिए हुए हैं। तो आज मैं ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं 1 से लेकर 7 तक मैं इसकी चर्चा करूंगी। उसके बाद भाषा की बात यानी व्याकरण पोर्शन का जो प्रश्न है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास सोनेट के साथ के प्रश्न उत्तर से। ध्यान से सुनिए, समझिए और अच्छे से उसकी तैयारी करिए। पहला प्रश्न, गालिब गैर नहीं है, अपनों से अपने हैं के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? यहाँ पर त्रिलोचन जी के जो ये कविता है पूरी तरह से गालिब के प्रति समर्पित है। उन्होंने एक महान उर्दू शायर और गजल गायक गालिब को ही ध्यान में रखते हुए यह सोनेट लिखा है, ये छोटा गीत लिखा है, और उन्होंने गालिब जी को अपनों से अपना कहा है। ये कहने का यह तात्पर्य है कि गालिब ने वो गैर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने मानवीय जो गुण है और जो समय की मांग है और जो जीवन दर्शन है, जो यथार्थ है, उसका चित्रण उन्होंने अपने शायर, गजल और कविताओं में किया है। उन्होंने जितना भी लिखा, चाहे वह हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, उस सब में उनका जो ध्येय था, उनका जो स्वरूप था, वह मानवीय जीवन दर्शन के बहुत ही नजदीक था। तो फिर वे गैर कैसे हो सकते हैं? वह हमारे अपनों की तरह हैं
और अपनों से भी अपने हैं। कभी कभी अपने भी मतलब दगाबाजी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शेरो शायरी के माध्यम से जो मूल दर्शन है, हमारे लिए जो हितकारी है, हमारे लिए जो लाभकारी है, हमारे लिए जो अनुकूल है, उसी का चित्रण उन्होंने अपने गजल और शायरी के माध्यम से किया। उन्होंने उसी प्रसंग का जिक्र किया, चाहे वह देश के प्रति हो, देशभक्ति के प्रति हो, जीवन दर्शन के प्रति हो, मानवीय मूल्यों के प्रति हो, उन्हीं का चित्रण उन्होंने अपनी लेखनी में किया। इसीलिए कवि ने उन्हें अपनों से भी अपना कहा है और गालिब को गैर नहीं बताया है, अपनों से भी अपना बताया है। ठीक है। दूसरा, नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं से कवि का क्या आशय है। यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। उन्होंने यहाँ इसका आशय, नवीन आंखों में नवीन सपने का आशय है, उनकी कविताओं में, उनके लेखनी में नवीन सपने यानी आधुनिक भारत का जो सपना था आगे बढ़ने का, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, वैश्विक स्तर पर हो, चाहे देशीय स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, उन्होंने आधुनिक भारत का सपना जो आम जनता देख रही थी कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाला भविष्य इतना सुंदर हो, ऐसा हो, संपन्न हो, हर तरह से विकसित हो, तो उसी का चित्रण हमारे गालिब साहब ने अपने शायरी के माध्यम से दर्शाया। उनके शायरी में भी, उनकी लेखनी में भी, जितने भी उन्होंने लिखे गजल, शायरी, कविताएं जो भी लिखे, उसमें भी नवीन लोगों के जो सपने थे उसका चित्रण किया है, उसका उन्होंने वर्णन किया है, हर तरह से उसका वर्णन किया है। जो स्वरूप भारतवासियों ने देखा, लोगों ने विश्व स्तर पर देखा, उसी का चित्रण उनकी कविताओं में प्राप्त होता है। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कवि कि नवीन आंखों में जो नवीन सपने हैं, या उनका चित्रण कवि हमारे जो शायर गालिब थे उन्होंने किया है। ठीक है। तीसरा, सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली। बहुत ही सुंदर ये पंक्ति, और उससे भी सुंदर ये मतलब कि जो भाव है उनका वर्णन उन्होंने किया है। सुख की आंखों ने दुख देखा और ठिठोली, यानी कि हमारा जो भारतवर्ष था प्रतंत्रता की बेड़ियों में था, गुलामी के बेड़ियों में था, गुलाम था, वो हर तरह से दुख झेल रहा था। लेकिन जब आधुनिक समय हमारा आया तो हमारे सपनों ने, जब स्वतंत्र होने के सपने हमारे सब सामने आया और आशा जगी कि अब हम स्वतंत्र होंगे, तो क्या कहते हैं, जो सुख की आंखें थी उन्होंने दुख देखा, और ठिठोली की का मतलब है कि आने वाला जो समय था, सुख का जो समय था, उसको हमने सपनों के रूप में देखा, और जो वो दुख था उस दुख को हमारे जो गालिब साहब थे उन्होंने टालने की प्रवृत्ति को हमारे सामने दिखाया कि आने दो, कितना दुख होगा। नहीं, उन्होंने अपने शायरी के माध्यम से हमारे अंदर एक उत्साह जगाई, एक नवीन जागृति जगाई कि आने वाला समय जो होगा सुख से भरा होगा। आज कितना भी दुख है, कितने भी दुख आएंगे, आने वाला जो समय आएगा हमारा वह सुख से भरा होगा। आज दुख है, आज कष्ट है, नहीं, हर प्रकार से तड़प है, गुलामी है, कष्ट है, नहीं, लेकिन आने वाला जो समय होगा वह सुख का समय होगा। और उन्होंने यह भी बताया, एक जीने की उत्साह जगाई हमारे अंदर, एक मजबूती दिखाई कि दुख से अगर घबराओगे तो दुख का जो दुख है और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए दुख के साथ ठिठोली करो, हंसी करो, और दुख आओगे, आ जाओ, कोई बात नहीं है। हम डिगने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। हम उस मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी तुम मुझे कष्ट दे दो। उस दुख से लड़ने की शक्ति उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाई। आज दुख है, ठीक है, होने दो, उससे हिम्मत नहीं हारनी है, उससे टूटना नहीं है। आने वाला जो समय होगा वह सुख से भरा होगा।
तो उन्होंने दुख से लड़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जगाई और उसे ठिठोली करने की प्रवृत्ति जगाई। और वही एक कारण था जो कि उतना दुख सहकर भी, अंग्रेजों का दुख सहकर, सेनानियों का दुख सहकर, विदेशियों का दुख सहकर, हर तरह के शारीरिक दुख को सहकर भी हमने स्वतंत्रता के सपने देखे और आज हम स्वतंत्र हैं और आधुनिक भारत में हम आज जी रहे हैं। तो यहाँ पर इसी दुख की ओर उन्होंने संकेत किया है कि यह वह दुख जो भारतवासियों ने झेला, हर तरह से झेला, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, लेकिन उनके विपरीत उस दुख को हटाने के लिए हिम्मत नहीं हारने की बात उन्होंने कही है। उससे हिम्मत नहीं हारना है। सुख के सपने उन्होंने दिखाए और दुख से ठिठोली करने के लिए कही कि तुम कितना भी आ जाओ लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, गालिब ने अक्षर में अक्षर की महिमा किस तरह जोड़ी? यहाँ पर क्या कहते हैं, आपने कविता में भी देखा होगा कि उन्होंने अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी का मतलब है कि उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, अपने शब्द और अक्षरों के माध्यम से ऐसी महिमा का गुणगान किया, ऐसी बातों का गुणगान किया जो हमारे अंदर एक जोश भरते थे, हमारे विकास में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, हमें मजबूती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और उन्होंने उसी प्रसंग को लिखा जो हमारे लिए आवश्यक था। उन्होंने यथार्थ का आईना दिखाया, एक सपना दिखाया स्वतंत्र भारत का, एक आधुनिक युग का उन्होंने सपना दिखाया, एक नवीन युग का उन्होंने सपना दिखाया और उसकी महिमा बताई कि ऐसा है, सब कुछ संभव है, इसी युग में यह संभव है। तो उन्होंने अपने अक्षर के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से उसकी महिमा का बखान वह जब तक जिंदा रहे वो करते रहे, लिखते रहे और वह आज वह सच है। उनकी आंखों ने यह सपना देखा था, यह नवीन भारत का सपना देखा था, नवीन समय का सपना देखा था, जो कि आज पूर्ण होने के मतलब रथ पर यानी पथ पर आगे दिखाई दे रहा है। रथ पे चढ़कर वह पथ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही तात्पर्य है। गालिब ने अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन और का स्वरूप, यथार्थ का चित्रण और आधुनिक युग के सपनों का चित्रण उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक आधुनिक युग का निर्माण हो सकता है, आधुनिक युग के क्या सपने हैं, युवाओं के क्या सपने हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, जीवन की यथार्थता क्या है, सत्यता क्या है। उन्होंने अक्षर के माध्यम से उसका हमें चित्रण कराया, उससे हमारा परिचय कराया। ठीक है। 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अपना कहने को क्या था, धन धान नहीं था, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। तो मैंने पहले भी बताया है, इस तरह पंक्ति वाला जब प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, पहले पाठ का परिचय देते हैं, उसके बाद हम कवि लेखक का परिचय देते हैं, फिर उस कविता का मुख्य भाव बताते हैं, उसके बाद उससे जोड़ते हुए हम पंक्ति का भाव बताते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं फिर से बता देती हूँ। निम्नलिखित पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गालिब कविता से ली गई है, जो कि एक सोनेट है, 14 पंक्तियों की एक कविता है जिसके कवि त्रिलोचन जी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने महान उर्दू शायर और गजल लेखक गालिब जी का वर्णन किया है और उनकी आंखों में जो नवीन भारत का सपना था वो कैसे अपनों से अपने थे, कैसे मानव हित के लिए वो चित्रित हुए, चरितार्थ हुए, उनका वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से देशी भाषा में उन्होंने किया है इस सोनेट के माध्यम से। उसी क्रम में यह पंक्ति आई हुई है। अपना कहने को क्या था, यानी गालिब के बारे में बताते हुए वे कह रहे हैं उनका अपना कहने के लिए कुछ नहीं था, धन धान भी नहीं था। वो किसके लिए जिए, वह दुनिया के लिए जिए, सही रूप में मानव के लिए वो जिए, मानव हित के लिए जिए और लेखनी के माध्यम से उन्होंने
मानवीय जीवन के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य बोलने से वो कभी पीछे नहीं हटे और जब भी बोले वो सत्य ही बोले, यथार्थ का चित्रण ही उन्होंने किया। हमेशा सत्य बोलते थे जब जब वह मुंह खोलते थे। और ये बात बहुत प्रसिद्ध भी थी कि गालिब जो भी कहते थे, मतलब कि अपने शायराना अंदाज में वो बड़ी बड़ी बातों का पर्दाफाश कर देते थे। सामने वाले अचंभित हो जाते थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने गंभीर बातों को भी कह दिया। ये उनका अंदाज था जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर था। तो इस पंक्ति के माध्यम से उनकी जो विशेषता थी कवि त्रिलोचन जी ने यहाँ पर वर्णित की है। तो आपको फिर इसका अर्थ लिख देना है जोड़ते हुए। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे ही करते हैं। छठा है, इस रचना के आधार पर गालिब के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो अब हमने कविताओं में देखा था, इस रचना के आधार पर कवि की बहुत सारी व्यक्तित्व की विशेषताएं दिखाई पड़ती है। उनका व्यवहार बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अपनापन वाला था, स्नेह वाला था और वो मानव के प्रति समर्पित थे। उन्होंने बहुत अच्छे लेखक थे। उनका जो व्यक्तित्व था एक प्रेरणादायी था और हमेशा सत्य बोलते थे। सत्य बोलने की विशेषता उनमें थी। सच्चाई पे सब दिन वो टिके रहे और जीवन पर्यंत उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया और लेखनी के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य हमें प्रदान किया, बहुत सुंदर साहित्य प्रदान किया। तो कविता में भी देखिए, यहाँ जो पूरी कविता है उनके व्यक्तित्व को ही दिखाई गई है। नहीं, वो गैर नहीं थे, अपनों से अपने थे नहीं। और नवीन आंखों में जो सपने थे वही सपने किसके थे? गालिब जी के थे। गांठ जटिल जीवन की बात वो बोली। उन्होंने जो भी बातें कही, चाहे वह मतलब जो जटिल जीवन है हमारा, कठिन जीवन है, उसके एक एक परत को उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से खुला। नपी तुली थी उनकी बातें, हल्केपन की नहीं थी। ठीक है, सुख की आंखों में उन्होंने दुख देखा और दुख को क्या कहा? ठिठोली बनाया। कितना भी दुख आए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसी ठिठोली करिए तो दुख अपने ही भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा, मुंह नहीं दिखाएगा। इस तरह का मनोबल वह लोगों को देते थे। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। तो कविता के माध्यम से उन्होंने उनकी ये जो विशेषता थी यहाँ पर चरितार्थ होती है, दिखाई पड़ती है। ठीक है, गालिब होकर रहे से कवि का क्या आशय है? गालिब होकर रहे, यहाँ पर देखिए अंतिम की पंक्तियां। गालिब होकर रहे, जीत कर दुनिया छोड़ी, कवि थे अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। तो क्या कहते हैं, वो कवि थे। यहाँ पर प्रश्न में भी आया, अक्षर में अक्षर की महिमा कैसे जोड़ी? वो कवि थे। तो कवि का काम होता है लेखनी के माध्यम से अपने आप को साबित करना, नहीं जो उन्होंने किया। और गालिब होकर रहे, गालिब का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? शक्तिशाली, जबरदस्त, विजेता। तो वास्तव में वो गालिब होकर रहे, वो शक्तिशाली बनकर रहे, जबरदस्त बनकर रहे और एक विजेता साबित हुए। एक कवि के रूप में जो उनका उद्देश्य था, जीवन का जो उद्देश्य था, वो उन्होंने पूरा किया और वास्तव में वो गालिब होकर रहे, शक्तिमान, विजेता और हर तरह से मजबूत। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास था जिसकी चर्चा हमने की। जिस प्रश्न अभ्यास आपके लिए आसान हो गया होगा, इसको आप अपने शब्दों में लिखकर अच्छे से आप देखिएगा। अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये बात मैम समझ में नहीं आई। ठीक है, अब व्याकरण पोर्शन हम देख लें फटाफट। प्रस्तुत सोनेट में त्रिलोचन ने कई मुहावरों का प्रयोग किया है, जैसे अपनों से अपना, अंटी में दाम न होना आदि। पाठ के आधार पर ऐसे मुहावरों की सूची बनाएं और उसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो आप देख लीजिए, इस तरह के और मुहावरेदार शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है, तो आप उसको चुन लीजिए और फिर उसका वाक्य बनाना है। मैंने व्याकरण पोर्शन में आपको बताया है कि वाक्य एक साधारण शब्दों का बनाया जाता है, लिंग निर्णय कर बनाया जाता है और मुहावरों से भी बनता है।
तो मुहावरों से जो वाक्य बनेगा वह मुहावरा जो दिया रहेगा उसी से वाक्य बनेगा, लेकिन उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए। जैसे कि देखिए यहाँ पर अपनों से भी अपना यानी बहुत करीबी नहीं, तो जैसे किसी का नाम लेकर हम बोलेंगे मेरा दोस्त राम मुझे अपनों से भी अपना है, तो मैंने ये नहीं किया कि वह मेरा बहुत करीब है, मैंने मुहावरा जो दिया हुआ है उसका प्रयोग किया, लेकिन अर्थ स्पष्ट करते हुए। वह मेरा राम मेरा क्या है, करीबी है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, राम मेरा अपनों से अपना है। ठीक है, तो इसी तरह के आपके मुहावरे इससे चुनने हैं। कुछ कुछ मुहावरेदार शब्द हैं, नवीन सपने नहीं, गांठ जटिल, ठीक है, नपी तुली आदि, इस तरह के और भी मुहावरेदार शब्द यहाँ पर हैं, तो आपको उसको चुनकर वाक्य में प्रयोग करना है। ये खुद से करिएगा, इससे क्या होगा, उस पे आपका जो उसकी जो पकड़ होगी मजबूत होगी और आप समझ जाएंगे कि चुनकर कैसे वाक्य में उसका प्रयोग करना है। नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगी। दूसरा, महिमा गरिमा शब्दों की तरह इमा प्रत्यय लगाकर 8 अन्य शब्द बनाए। तो प्रत्यय हम जानते हैं, उपसर्ग प्रत्यय हमने 9-10 के लेवल में ही पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप मेरे व्याकरण पोर्शन में जाकर उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगकर शब्द को सार्थक बना दे, नया रूप दे दे। यहाँ पर इमा प्रत्यय की बात की गई है, महिमा में इमा लगा हुआ है, गरिमा में भी इमा लगा हुआ है। इस प्रकार के 8 शब्द आपको बनाने हैं, महिमा, गरिमा, लालिमा, कालीमा, इस तरह के शब्द आपको बनाना है। ठीक है, ये आसान है, ये आपसे हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धन धान में कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास है आप बताइए? ये द्वंद्व समास है। तो आपको समास की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो आप भी समास का वीडियो भी आप मेरे व्याकरण पोर्शन में जाकर, व्याकरण सत्र में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल से ये वीडियो डाला हुआ है। यह हमारा द्वंद्व समास है। तो समास के कितने भेद हैं, समास की क्या परिभाषा है, उसे कैसे पहचानते हैं, उसका क्या स्वरूप है, इसकी पूरी चर्चा वीडियो में की गई है। तो अगर आपको नहीं पता है तो उसे जरूर जाके देख लीजिएगा। तो ये द्वंद्व समास है। चौथा, सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। इस वाक्य में कर्ता कौन है? देखिए यहाँ पर कर्ता, जो काम हो रहा है, ये चाहे सत्य बोलने का, जब जब मुंह खोलने का, तो ये जो सत्य बोलता था तो निश्चित रूप से वह कोई ना कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पर वह आएगा। अब आप पूछिएगा मैम वह ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है। नहीं, आपने जब पुरुष पढ़ा होगा तो वहां पर आपने संज्ञा की अवस्था देखी होगी। प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखा है इनमें ना, मैं, हम लोग, वो क्या हुआ हमारा प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हुआ, तुम लोग, और अन्य पुरुष क्या हो गया, वह और वह लोग। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, बोलने वाला। मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। ना ही यहाँ बोलने वाला है, ना ही यहाँ सुनने वाला, यहाँ किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इसीलिए बोलता था, बोलते थे नहीं, यानी एक वचन में भी है। इसीलिए यहाँ इस वाक्य में कर्ता कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? पांचवा, बेशक में बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग लगाकर 7 शब्द बनाए। वही बात हो गई, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उसे सार्थक बनाता है, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर। तो बे से बहुत सारे शब्द बनेंगे, बेशरम, बेनकाब, नहीं, बेपना, बेबाक आदि बहुत सारे शब्द बनेंगे। इससे आपको 7 शब्द बनाने हैं। खुद से करिएगा, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा, करना ही चाहिए। छठा, अक्षर शब्द के प्रयोग में श्लेष अलंकार है, कैसे, स्पष्ट करिए। तो वास्तव सच में अक्षर शब्द में क्या है, श्लेष अलंकार है।
अगर आपने अलंकार को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि श्लेष अलंकार हमारा क्या है। यह हमारा शब्दालंकार है। अलंकार 3 तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये श्लेष अलंकार शब्दालंकार है। शब्दालंकार क्या होता है? जो शब्द से अलंकृत कर दे, चमत्कार उत्पन्न कर दे। अलंकार का मतलब सजावट करना, नहीं चमत्कृत करना, जो शब्द के माध्यम से अलंकृत करे, श्रृंगार करे पद्य में। नहीं, तो श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जिससे एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हो। एक ही शब्द है लेकिन उससे अर्थ अलग अलग निकलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अक्षर शब्द ऐसा शब्द है जिसमें 2 भेद, मतलब इसके अलग अलग मतलब होते हैं। अक्षर शब्द के प्रयोग में श्लेष अलंकार है क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अक्षर का मतलब वर्ण भी होता है, अविनाशी भी होता है। और अविनाशी कौन होते हैं? ब्रह्म, हमारे देव। नहीं, अविनाशी किसे कहा गया है? एक बहुब्रीहि के रूप में देखिए, विशेषण के रूप में देखिए तो वह किन्हें कहा गया है? ब्रह्म को, भगवान को। यानी एक अक्षर शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो यह हमारे श्लेष अलंकार के परिभाषा को यहाँ पर चरितार्थ करता है। इसीलिए अक्षर शब्द क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्लियर हो गया। 7वां, त्रिलोचन की काव्य भाषा में एक सादगी और सरलता दिखाई पड़ती है जो चौड़ी गहरी नदी जैसी बताई जाती है। इस सोनेट की सादगी और सरलता को आधार बनाकर उनकी काव्य भाषा पर एक टिप्पणी कीजिए। तो आपने इनका सोनेट देखा जो आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित है गालिब जी की। आप देखिए कितनी सरल भाषा में उन्होंने गालिब जी का परिचय दिया है। कितने छोटे छोटे साधारण बात, लगता है कि पढ़ के ही ये समझ में आ रहा है। कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाक्यों का, मुहावरेदार वाक्यों को माध्यम से उन्होंने इसका प्रयोग करके इसे आकर्षक बनाया है और सादगी से भरा हुआ है। कोई भी भाषा छायावादी नहीं है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कूढ़ कोई अर्थ हो और वह समझ में नहीं आए। और ये अपने आप में बहुत ही विशेष सोनेट है, विशेष कविता है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उनकी सादगी और सरलता उनकी काव्य भाषा में दिखाई पड़ती है या वास्तव में दिखाई पड़ती है। त्रिलोचन जी प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि थे और प्रगतिशील धारा के जितने भी कवि हुए ये आधुनिक काल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक धारा है। तो जितने भी आधुनिक काल के कवि हुए, लेखक हुए, खासकर प्रगतिशील और प्रयोगवादी युग के, उन्होंने छोटे छोटे सादगी रूप में उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखी। एकदम सरल रूप में उन्होंने कविताएं लिखी। जितने भी मतलब कि गहरे गहरे रहस्यों को भी उन्होंने यथार्थ और सरल भाषा में चित्रण किया। तो त्रिलोचन जी इसमें बहुत ही विशेषज्ञ थे। और आपको पता है कि त्रिलोचन जी उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और उनकी जो भाषा की पकड़ थी वह बहुत मजबूत थी। वह आम जनता तक अपनी भाषा को समझाने के लिए वे ऐसे मतलब कि जादूगरी शब्दों का प्रयोग करते थे जिसे पढ़ते ही पाठक समझ जाता था। तो ये इनकी विशेषता थी, ये आपको लिखना है। और एक चौड़ी गहरी नदी जैसी थी, मतलब कि विस्तार इनका बहुत ज्यादा था, बहुत इनका भंडार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए उसे चौड़ी नदी कहा गया है। और इस सोनेट की सादगी और सरलता को आधार बनाकर ये आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं। आप देखिए उन्होंने गालिब जी का परिचय कितनी सादगी और सरलता से दिया है। उसको आधार बनाकर आपको इसके बारे में, इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है, जो मैंने बता ही दिया। 8वां, महिमा शब्द संज्ञा है या विशेषण, वाक्य में प्रयोग कर स्पष्ट करे। तो महिमा संज्ञा भी है और विशेषण भी है। महिमा किसी का नाम भी हो सकता है और महिमा का शाब्दिक अर्थ है पराक्रम, प्रसिद्धि, नहीं महिमामयी, गौरवमयी। ठीक है, तो ये शब्द क्या होते हैं? विशेषण रूप में होते हैं। नहीं तो आप वाक्य में इसको प्रयोग करके स्पष्ट करने कहा है। महिमा बहुत ही सुंदर लड़की है। यहाँ पर यह क्या काम कर रहा है? संज्ञा का काम कर रहा है। यानी महिमा एक नाम है जो एक लड़की का है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर उसका प्रयोग किसका हुआ?
संज्ञा के रूप में हुआ, और विशेषण के रूप में राम की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। राम जी की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, माँ की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम विशेषता बतला रहे हैं, राम की विशेषता और माता की विशेषता। तो यह विशेषण हो गया। तो वाक्य से स्पष्ट हो गया ये। तो आशा करती हूँ यह व्याकरण पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप ईमानदारी से दोनों प्रश्न अभ्यास को, आपके जो व्याकरण यहाँ प्रश्न थे लघुत्तरीय रूप में और दीर्घोत्तरीय रूप में, और ये जो आपका व्याकरण पोर्शन था, इसे कंप्लीट कर लेना है। अगली वीडियो में एक नए पार्ट के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।